आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 भारत संसाधन एवं उपयोग खंड को। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, एक बार इस्तेमाल के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य है, मतलब इसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 NM। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियंत्रित दोहन से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 12.2 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा जो है वो निहित है। पहला क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन क्या है? तो देखिए, जो वस्तु, पदार्थ या शक्ति मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है उसे संसाधन कहते हैं। उदाहरण है जल, भूमि, खनिज, वन, ऊर्जा। ये सब क्या है? ये जो भी है ये मनुष्य की क्या करती है? सहायता करती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो ये संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि घर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो वो भी संसाधन है। फिर है संसाधन संरक्षण की उपयोगिताओं को लिखिए। ये तो तीसरा है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संभावी और संचित कोष, तो देखिए पहले यहाँ से हम लोग डाल देंगे संभावी संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिससे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज। मतलब ये संभावना है कि इसका इस्तेमाल करना है, पर अभी हम नहीं करते इस्तेमाल। ठीक है, तो हमें यहाँ से लिख देना है, ऐसे संसाधन से संभावना रहती है जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज। अब संचित में हम लिखेंगे, ऐसे संसाधन उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, तत्काल उपयोग आरंभ नहीं हुआ, यह भविष्य की पूंजी है। उदाहरण में लिखेंगे बांधों में जल के रूप में संचित है। तो ये संभाव्य और संचित में हम डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, संसाधन संरक्षण की उपयोगिताओं को लिखिए। तो हम 4 पॉइंट द्वारा इसकी उपयोगिताओं को लिखेंगे। पहला है प्राकृतिक संसाधनों की लंबे समय तक उपलब्धता, ये लंबे समय तक बनी रहेगी अगर हम इसका उपयोग, मतलब इसका उपयोग उपलब्धता के आधार पर करें, जितना ही आवश्यकता है उतना करें, अधिक इसका इस्तेमाल ना करें। ठीक है, इसका दोहन ना करें, तो ये लंबे समय तक टिकेगी। पर्यावरण संतुलित रहता है, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ये 4 पॉइंट द्वारा हम संसाधन संरक्षण की उपयोगिताओं को लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है। तकनीक की मदद से संसाधनों को पहचाना तथा उनका विश्लेषण किया जाता है, जिससे हम संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्र के विकास में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी राष्ट्र हो, उसके विकास में जो तकनीक है ना, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हमें कोई संसाधन मिल ही गया, जैसे लकड़ी, वन है, वन से हम लकड़ी ले भी लेंगे, अगर हमें तकनीक ही ना होगा तो वो हम कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे? अगर हमें तकनीक पता होगा तो उस लकड़ी से हम खिलौने वगैरह बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, पुलों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? उस राष्ट्र के विकास में योगदान देगी। ठीक है, तो तकनीक की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, संसाधन निर्माण में। अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा का व्याख्या कीजिए। तो हम यहाँ से लिख देंगे, संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है, ये प्राकृतिक द्वारा उपहार दिया गया है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं।
तो पर हम इनका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं आजकल, मानव ने इसका अंधाधुंध किया है, ठीक है। इनका जो उपयोग होता है अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। अब जैसे हम थोड़ा उदाहरण भी दे लेंगे, 2-3-4 उदाहरण लिख देंगे। जैसे पर्यावरणीय समस्या, जैसे डाल देंगे भूमंडलीय तापन, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, अम्लीय वर्षा। ये उदाहरण डाल के फिर हम यहाँ से लिख देंगे कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर, मतलब भविष्य में जो आवश्यकता हो कि उसे भी ध्यान में रखकर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। मतलब कि अभी भी विकास करना है, संसाधन का इस्तेमाल करना है, पर ऐसा इस्तेमाल करना है कि भविष्य में भी उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है। तो हम ये नंबर 1 डाल देंगे। अब नंबर 2 देखते हैं। तो नंबर 2 है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न स्वरूपों को वर्ण करें। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो स्वामित्व पहले लिखेंगे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हो सकते हैं, या ऐसे लिखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, और इसका हम परिभाषा लिखेंगे, ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर व अन्य जायदाद। यह व्यक्तिगत संसाधन है, ठीक है, हमारा घर। फिर सामुदायिक संसाधन लिखेंगे, ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होता है, मतलब किसी खास समुदाय, मतलब कि मानिए टोटल 7 व्यक्ति है तो वो किसी एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होगा, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, ठीक है। जैसे कि गांव में सरदार होते हैं, और सरदार मान लीजिए कुआं खोदा है, उसका क्या करते, देखभाल करते, पर उसका उपयोग सभी करते हैं, ठीक है। तो उदाहरण में डाल देंगे मस्जिद, मंदिर, परिसर, सामुदायिक भवन, ठीक है, शमशान, चरण भूमि, ये सब उदाहरण में तालाब आदि लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे राष्ट्रीय संसाधन। तो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। फिर चौथा डाल देंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, लिखेंगे तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिपत्य नहीं होता, ठीक है, कोई भी देश उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। तो ऐसे ही संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, उदाहरण हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कल हम खंड को कई प्राकृतिक संसाधन क्या है इसे भी समझ लेंगे।